नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, स्ट्रिंग वर्सेस स्ट्रिंग बफर वर्सेस स्ट्रिंग बिल्डर। इसके बारे में मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा। इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या हैं, इन तीनों के बारे में आराम से जानेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने मेरे ये 3 वीडियो स्ट्रिंग के ऊपर जो मैंने बना रखे हैं उसको देख लिया है, क्योंकि इसका फॉलोइंग वीडियो ये मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा और आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए, मैंने यहाँ पर लर्निंग जावा इन हिंदी वाले एक हमारे जावा प्रोजेक्ट में स्ट्रिंग नाम का एक पैकेज बना रखा है। मैं क्लास बना लेता हूँ। ठीक है, मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग अंडरस्कोर नहीं, स्ट्रिंग अंडरस्कोर स्ट्रिंग बफर अंडरस्कोर स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, मैंने ऐसे बना दिया। अच्छा ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें बता, इसमें तो मैं आपको थियोरेटिकली बताऊंगा कि स्ट्रिंग स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में क्या है। कॉन्सेप्चुअली भी आपको एक चीज़ बताऊंगा। तो पहले कॉन्सेप्चुअली चीज़ समझ लेते हैं। मैं मान लो एक स्ट्रिंग बनाता हूँ और उसका नाम रखता हूँ ऑटोमेशन। ठीक है, एक एक बना दिया। और आपको पता है पुराने वीडियो में बताया था मैंने कि अगर ऐसा एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं तो ऑब्वियसली ये ऑटोमेशन जो लिटरल है वो जाके स्टोर हो जाता है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में या स्ट्रिंग लिटरल पूल में। एक ऑब्जेक्ट बना के ये वैल्यू वहाँ पे स्टोर हो जाती है। ये आपको पता है, मैंने सब बता रखा है। ठीक है, अभी मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इसमें कुछ चेंजेस कर देता हूँ। ठीक है, मैं डाल देता हूँ हब सार्थक। बना दिया, अब इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब इसको सेव कर दिया। अभी मैं अगर इसका प्रिंट निकालूं S1 का, तो अभी भी बहुत लोग बोलेंगे ऑटोमेशन हब सार्थक आएगा। नहीं, इसका आंसर अभी भी ऑटोमेशन ही रहेगा, ऑटोमेशन ही रहेगा। ठीक है, दिस प्रूव्स दैट स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। ठीक है, इतना तो हमें प्रूफ पता चली गया कि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल है। अब आप आग पिछला वाला वीडियो मैंने बताया था कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्यों है, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से पता चल जाता है स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। तो हमें अगर बहुत, हमारे पास एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है जिसमें डेटा फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, तो और हमें एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे ही चेंज करना है, हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाने, क्योंकि हमें कोडिंग फास्ट भी करनी है। अगर बहुत सारे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स बनाने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूशन भी स्लो हो जाएगा। वो मेमोरी स्पेस वगैरह के बारे में सब कुछ मैंने डिस्कस कर रखा है पिछले वीडियोस में। तो बस ये थोड़ा सा रिवीजन में करवा दिया कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। तो इसको काउंटर करने के लिए जावा वालों ने और एक चीज बनाई, स्ट्रिंग बफर। देखो, ये एक स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग बफर। अब स्ट्रिंग बफर के तहत आप मान लो S2 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर। ठीक है, तो अभी क्या कर सकते हैं, आपको एक छोटी सी चीज बता दूं। मैं S2 डॉट अपेंड करता हूं। ठीक है, अपेंड करके मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग पास कर दिया। और मैंने यहाँ पे पास कर दिया अ, अच्छा, मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट तो कर दिया, लेकिन इसको इसको मैंने कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके अंदर लिख देता हूँ गोल्ड। ठीक है, लिटरल भी पास कर दिया। अभी मैं इसके अंदर लिख देता हूँ डायमंड। ठीक है जी, तो अभी मैं अगर इसको सिसो करूं, सिसो S2, इसके ऊपर वाले आंसर में जैसे ऑटोमेशन आ रहा था, ये नहीं आ रहा था। तो कुछ लोग बोलेंगे सर सिर्फ गोल्ड आएगा। नहीं, इसका आंसर गोल्ड और डायमंड आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ये स्ट्रिंग इतना इम्यूटेबल हो रहा था, हमको ऑब्जेक्ट, जो भी हम लोग चीजें कर रहे हैं, नया नया ऑब्जेक्ट बनाने लग जाता था। ये स्ट्रिंग बफर वो नया नया ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा, वो उसी ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहा है। दिस प्रूव्स दैट स्ट्रिंग बफर इज म्यूटेबल। ऑब्वियस सी बात है, हमें थोड़ा इजी हो रहा है। ठीक है, हम उसी पर्टिकुलर एक क्रिएटेड ऑब्जेक्ट के ऊपर ही चेंजेस कर रहे हैं जो भी हमें चेंजेस करने चाहिए। हमारा मेमोरी लोकेशन भी इतना नहीं खा रहा है। और हमें बार बार नया नया कुछ भी चेंज करने जाओ तो स्ट्रिंग में नया नया ऑब्जेक्ट बनाने लगता है, नए नए मेमोरी एलोकेशन देने लगता है। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा हमारा स्ट्रिंग बफर में सॉल्व होने को आ रहा है। लेकिन स्ट्रिंग बफर में भी कुछ प्रॉब्लम है।
प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रिंग बफर के जितने भी मेथड्स हैं ना वो सिंक्रोनाइज्ड हैं। अब आप पूछोगे कि सर सिंक्रोनाइज्ड का क्या मतलब है? देखिए, सिंक्रोनाइज्ड का क्या मतलब है कि अगर कोई चीज सिंक्रोनाइजेशन हो जाती है तो एज पर द डेफिनेशन इन जावा, अब इसका मैं एक छोटा सा वो लिख देता हूं, ऑल दी मेथड्स इन स्ट्रिंग बफर आर सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज्ड का क्या मतलब है? डेफिनेशन कहता है कि अगर सिंक्रोनाइजेशन हो रही है तो कोई दो थ्रेड दे कैन एग्जीक्यूट ए सिंक्रोनाइज्ड मेथड, मतलब कोई भी दो थ्रेड को नहीं एग्जीक्यूट कर सकते। सॉरी, मैं फिर से बता देता हूं। अब सिंक्रोनाइज्ड का क्या मतलब है? लेट्स से फॉर एग्जांपल देयर आर टू थ्रेड्स, ठीक है? अगर सिंक्रोनाइज्ड है, सो जावा में सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है कि अगर दो थ्रेड हैं तो नो टू थ्रेड्स कैन एग्जीक्यूट ए synchronized method which requires the same lock simultaneously or concurrently. Thus सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये है कि वो वेटिंग पीरियड बढ़ा देता है और परफॉर्मेंस की थोड़ी वाट लगती है। ठीक है, मान लो दो थ्रेड हैं, अगर सिंक्रोनाइजेशन है तो let's say for these two threads cannot execute a synchronized method which requires the same lock simultaneously, तो या फिर कॉन्करेंटली भी नहीं हो सकता। मैंने एक वीडियो बनाया था सेलेनियम के ऊपर, हाउ टू रन टेस्ट इंजन पैरेलल। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर मैं एक थ्रेड पूल साइज या थ्रेड काउंट अगर दो देता हूँ तो वही चीज अगर आप यूज करोगे तो क्या कर रहा था, एक @टेस्ट मेथड दो बार रन हो रहे थे, तो वो चीज यहाँ पे फेल हो जाती है स्ट्रिंग बफर के केस में। So synchronization in Java says that no two threads can execute a synchronized method which requires the same lock simultaneously or concurrently। मतलब अगर @टेस्ट बोल के एक टेस्ट केस बनाता हूँ, ठीक है, और मैं इसमें स्ट्रिंग बफर का कोई भी मेथड यूज करता हूँ तो ये मेथड तो पहले ही सिंक्रोनाइज्ड है, तो मैं अगर उसमें थ्रेड पूल साइज बढ़ाऊंगा, मैं उसमें थ्रेड काउंट बढ़ाऊंगा तो वो काम नहीं करेगा, वो फंक्शन नहीं करेगा। यही मतलब है सिंक्रोनाइजेशन का। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होता है? डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, इम्पैक्ट इसका ये होता है कि वेटिंग पीरियड बढ़ जाती है, ठीक है, एंड परफॉर्मेंस खराब होता है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा इन हाउ टू रन टेस्ट इन पैरेलल। अगर आप देख सकते हैं तो आपको ये थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन क्यों, ये कैसे, क्या प्रॉब्लम है, ये समझ आ जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो आपको एक छोटा सा और दिखा सकता हूँ। S2 डॉट कैपेसिटी बोल के एक छोटा सा वो है, एक छोटा सा मेथड है, ये भी सिंक्रोनाइज्ड मेथड है, ठीक है। मैं एक मेथड की बात कर रहा हूँ, स्ट्रिंग बफर की एक सिंक्रोनाइज्ड मेथड है, ठीक है। अगर आप S2 कैपेसिटी का सिसो करवाते हैं, बाय डिफॉल्ट ये 16 का होता है, लेकिन ये अब 16 प्लस ये 4 जो ऑलरेडी डिफाइन है, 20 का आउटपुट आएगा अभी। देखिए 20 का आउटपुट आया, ये आउटपुट चेंज हो जाएगा अगर मान लो मैंने इसको वो हटा दिया, अभी मैंने सिर्फ इसको वो किया तो देखिए 16 का हो जाएगा। अभी मैंने क्या करूँगा इस पे, मैं अगर यहाँ पे एक सेकेंड मैं बनाता हूँ स्ट्रिंग बफर S2 S3 कर देता हूँ कुछ, ठीक है। S3 इज इक्वल टू लेट्स से माई नेम इज
ऑटोमेशन समथिंग। तो ये ऐसे डिक्लेयर करने नहीं देगा, ठीक है। आप ऐसे स्ट्रिंग के साथ नहीं डिक्लेयर कर सकते, आपको ऐसे करना पड़ेगा, न्यू स्ट्रिंग बफर। ठीक है, अब अगर मैं इसको s3 डॉट कैपेसिटी करता हूं तो आप इसका आउटपुट चेक कीजिए, इसका आउटपुट 47 आ गया। तो 16 प्लस ये जो ऐड इसने कर दिया, इसका आउटपुट ऐसे 47 आता जाता है। सो समहाउ सिंक्रोनाइजेशन के वजह से इसकी कैपेसिटी भी ऑटोमेटिकली एक पर्टिकुलर रेंज डिफाइन हो रहती है, और इस पे हम लोग कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं कर पाते हैं। तो इसके वजह से हमें इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी ही आएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसको हटा देता हूँ, मैंने ये इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अगर मैं s3 डॉट कैपेसिटी करूँगा, 16 आया, ठीक है। मैं अगर s3 इक्वल्स टू s3 डॉट अपेंड कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, कर दिया मैंने, ठीक है। अभी मैं इसका सिसो किया तो देखना यहाँ पर आपको एक अनोखी चीज, अनएक्सपेक्टेड चीज आउटपुट आएगी। सॉरी, मेथड तो डालना ही भूल गया। अभी आप अनएक्सपेक्टेड चीज आएगी, आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि यार ये तो वहां पे जब गोल्ड था तो ये गोल्ड 4 लेटर उसका स्ट्रिंग लिटरल का था 16 प्लस 4 20, यहाँ पर तो 16 प्लस ये 5 21, एक स्पेस है 22, और ये 5 27 होना चाहिए था, ये ऐसे क्यों नहीं ले रहा। ठीक है, अभी मैं काम करता हूँ s3 डॉट अपेंड, इसको और कुछ अपेंड कर देता हूं जैसे मेरे नाम से, और अपेंड कर दिया, ठीक है। अभी मैं दोबारा इसको प्रिंट करवा रहा हूं। अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 5 5 10 11 और ये 16 से ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर 34 आएगा। अब आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि हो क्या रहा है। देखो, इसका एक छोटा सा सिंपल सा तरीका है, मैं बताता हूँ। तरीका ये है, इसको आप भूल जाओ, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, इसके अंदर कुछ लिटरल वगैरह पास नहीं हुआ है, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ अगर मैं यहाँ खड़े खड़े इसका प्रिंट आउट निकालता हूँ तो देखिए पहले वाला 16 ही आएगा, देखिए इसका आउटपुट 16 आता है, बराबर इसका 16 आ रहा है, तो यहाँ पर 16 आ रहा है। अब स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, ठीक है। 16 आ रहा है, अब देखिए यहाँ पर भी 16 आ रहा है, मतलब ये वाला पार्ट भी 16 आ रहा है। अब ये वाला पार्ट 16 क्यों आ रहा है, आप बोलोगे सर देखो बाय डिफॉल्ट 16 होता है कैपेसिटी मेथड का आउटपुट। अगर स्ट्रिंग बफर बनाएंगे तो कैपेसिटी मेथड का आउटपुट बाय डिफॉल्ट 16 होना चाहिए, ठीक है, मान गए। तो फिर आप बोलोगे तो 16 हो गया, अब इसमें लिटरल ऐड कर लो, 16 प्लस 5 21, एक स्पेस है 22 और ये 5 27। यहाँ पर आंसर आना चाहिए, हियर इट शुड बी 27 बट स्टिल इट कम्स 16। क्यों? क्योंकि देखिए ये जब तक 16 नहीं हो जाता इसके अंदर कैरेक्टर्स, तब तक ये 16 ही थ्रो करेगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5, सॉरी 5 6 स्पेस 6 और ये 5 11, तो 11 क्या है, 16 से कम है, तो ये 16 ही रहेगा। वो डिफॉल्ट वैल्यू को अभी यूटिलाइज नहीं कर रहा, वो देख रहा है कि क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू में आपने कोई लिटरल पास नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट अगर 16 से कम है तो 16 ही रहेगा। अगर आप 15 भी दोगे तो उतना ही रहेगा। अब 16 का 16 भी दोगे तो 16 ही रहेगा। अब यहाँ पे कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और स्पेस है 11, तो 16 आया। अभी हम एक काम करते हैं, इसको और एक बार अपेंड कर देते हैं, एग्जैक्टली 16 कर देते हैं, ठीक है। s3 डॉट अपेंड, एक सेकंड फोन आ रहा है, सॉरी गाइस। तो देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे देखिए ये हमारा 11
11 अल्फाबेट का था, मैं एग्जैक्टली अभी 5 बना दूंगा, ठीक है। ABCDE 5, ठीक है। तो अभी मैं इसको दोबारा प्रिंट आउट निकालता हूँ, Ctrl+C, एग्जैक्टली 16 है, ठीक है। तो अभी इसका आउटपुट देखते हैं हम। देखिए इसका भी 16 ही आया, इसका बढ़ा नहीं। तो जब तक एग्जैक्टली 16 रहता है ना, तो यहां पर भी हियर ऑल्सो 16, ठीक है। बट जैसे ही यहाँ पे 16 से एक अल्फाबेट एक्सीड होता है, ये 17वां हो गया, तो अब आप बोलोगे तो सर इसका आउटपुट वाई इज द आउटपुट 34, 34 क्यों है? अभी हम इसको रन करते हैं, देखिए 34 है, तो होना तो ये चाहिए, यहाँ पर 16 खत्म हुआ ई पे, तो ये 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 होना चाहिए। Why is the output 23, 34 instead of 23? ये भी एक सवाल है, which is a very genuine question। इसका आंसर 23 क्यों है? इसका आंसर 23 इसलिए है क्योंकि एक फॉर्मूला के बेसिस पे काम करता है। फॉर्मूला का बेसिस ये है, ओल्ड कैपेसिटी कितनी है? 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस ये 2 कर देता है, ये इसका फॉर्मूला है। सो टेक्निकली 16 इसका कैपेसिटी है, इंटू 2 प्लस 2 इक्वल टू 34। बाकी इसके ऊपर और कितने, और अगर मैं इसको 32 से ज़्यादा हो गया तो भाई आप वो R&D कर लो, मैं इस वीडियो में और इसको लंबा नहीं कर रहा। तो टेक्निकली ये जो कंस्ट्रेंट्स है ना, ये जो वेल डिफाइंड चीज़ें हैं ना, ये सारी की सारी ये सिंक्रोनाइज्ड मेथड्स के, सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड्स के चक्कर में ही होता है। दैट इज़ वाई हमें जावा वालों ने एक नया दिया चीज़, उसका नाम है स्ट्रिंग बिल्डर। स्ट्रिंग बिल्डर एक नई चीज आई, ये ऑलमोस्ट सेम बिहेव करता है स्ट्रिंग बफर के साथ। एक छोटा सा डिफरेंस ये है स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर के बीच कि द मेथड्स इनसाइड स्ट्रिंग बिल्डर आर नॉन सिंक्रोनाइज्ड। तो होता क्या है कि मल्टीपल थ्रेड्स पे आराम से काम हो सकता है, और ये इतना अटकता नहीं है, ये बहुत फास्ट है। बस एक सेकेंड, तो ये अटकता नहीं है और ये बहुत फास्ट है। तो यही चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा, और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं बताने लायक। आप और एक चीज़, स्ट्रिंग बिल्डर के जो मेथड्स हैं वो लगभग मेथड सारे के सारे सेम है। जो स्ट्रिंग बफर, आप स्ट्रिंग बफर के ये सारे मेथड जाके चेक करो, मैं तो इसको अपेंड का बोल रहा हूँ। आप S4 डॉट करोगे ना, ये सारे जो मेथड्स हैं ना, ये सारे मेथड्स को आप एक उठा के देख लो, और S3 के सारे मेथड्स को उठा के देख लो, लगभग सेम ही आएंगे। सो टेक्निकली इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, ये तो मैंने एक ही मेथड का बताया, ऐसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं स्ट्रिंग बफर के। तो सारे के सारे सिंक्रोनाइज्ड हैं, सारे के सारे सिंक्रोनाइज्ड हैं। आप जावा डॉक्यूमेंट में गूगल में जाके जावा डॉक्स देखिए, सारे के सारे स्ट्रिंग बफर के मेथड सिंक्रोनाइज्ड हैं, और इसकी वजह से थोड़ा वेटिंग पीरियड होता है, थोड़ा कोड एग्जीक्यूशन स्लो हो जाता है, थोड़ा परफॉर्मेंस वीक है, इसकी वजह से स्ट्रिंग बिल्डर इंट्रोड्यूस हुआ हमारे लिए। तो इसमें सारे के सारे मेथड्स नॉन सिंक्रोनाइज्ड हैं, इसलिए हमारा काम और आसानी से हो जाता है। और बाकी जो स्ट्रिंग बिल्डर का, जो स्ट्रिंग बफर का ये सारा कॉन्सेप्ट है ना, जो मैंने बताया था, ये भी म्यूटेबल वगैरह है। तो अभी हम सबको समराइज करके एक छोटा सा डॉक्यूमेंट बनाएंगे, और उसमें हम लिखेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट आर द डिफरेंसेस, ठीक है। मैं एक बहुत बड़ा अभी इसमें मैं लिख देता हूँ, स्ट्रिंग, मान लो ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग बफर है, और ये स्ट्रिंग बिल्डर है, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे स्ट्रिंग भाई साहब, नहीं इसको ब्लैक ही रहने दो। अच्छा छोड़ो, अभी यहाँ पे इसको स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। अभी हम इनमें डिफरेंसेस वगैरह बनाते हैं, ठीक है।
तो ये इसके अंदर क्या डिफरेंसेस बनाएंगे, इसके अंदर क्या डिफरेंसेस बनाएंगे और इसके अंदर क्या डिफरेंसेस बनाएंगे, ये हम एक एक करके अभी बनाते हैं। ठीक है, ओके छोड़ो। यहाँ पे पहला डिफरेंस क्या है, स्ट्रिंग बफर का सबसे पहला डिफरेंस है कि स्ट्रिंग का जो कौन सा, अच्छा हम पहले डिसाइड करते हैं कि कौन से टॉपिक पे हम बताएंगे कि क्या इसका स्टोरेज एरिया क्या है, मेमोरी स्टोरेज एरिया क्या है, ये स्ट्रिंग का स्टोरेज एरिया क्या है, बोथ हीप मेमोरी में भी रहता है और एससीपी या जो भी एसएलपी आप बोलते हो उसमें भी रहता है ये, बराबर। ठीक है, अब इसका क्या है, ये किधर रहता है, ये हीप में ही रहता है। स्ट्रिंग बफर के जो ऑब्जेक्ट्स बनाते हो ये हीप में ही रहता है। स्ट्रिंग बिल्डर का क्या है भैया, इसका भी हीप एरिया में रहता है। तो स्टोरेज का ये पता चल गया कि स्टोरेज एरिया स्ट्रिंग में यहाँ दोनों जगह रहता है, इसमें एक जगह हीप हीप, बिल्डर का भी हीप, बफर का भी हीप। अभी नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट्स जो क्रिएशन होता है, ऑब्जेक्ट्स का क्या क्रिएशन का क्या सीन है, ये इम्यूटेबल हो जाता है, मैंने बता रखा है क्यों, लेकिन स्ट्रिंग बफर में ऑब्जेक्ट्स म्यूटेबल होता है, आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर भी बिल्डर में भी म्यूटेबल होता है। समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट क्या, तो मेमोरी स्पेस कौन ज़्यादा खाता है, ऑब्वियसली मेमोरी स्पेस स्ट्रिंग ईट्स मोर, ऑब्वियस सी बात है, प्रूव तो हो ही चुका है। और यहां पर इसका क्या है, कंपेयर टू स्ट्रिंग टेक्स लेसर मेमोरी स्पेस, ठीक है, और स्ट्रिंग बिल्डर इवन लेस देन स्ट्रिंग बफर, उससे भी कम मेमोरी स्पेस लेता है। ठीक है, तो मेमोरी स्पेस के बारे में भी कंपैरिजन हो गया। अब नेक्स्ट क्या बचा, थ्रेड सेफ की जो बात कर रहा था ना मैं, थ्रेड सेफ्टी इसमें क्या है, स्ट्रिंग्स का क्या है, दे आर नॉट थ्रेड सेफ। ठीक है, वो सबसे ज्यादा थ्रेड सेफ कौन है, ये स्ट्रिंग बफर। क्यों थ्रेड सेफ है, ऑल दी मेथड्स आर सिंक्रोनाइज्ड, दैट इज वाई सो दे आर थ्रेड सेफ। तो बिल्डर का क्या है, बिल्डर का हमें पता है कि भैया नॉन सिंक्रोनाइज्ड मेथड्स हैं, सो नॉट थ्रेड सेफ। ठीक है, ये हो गया हमारे थ्रेड सेफ्टी के ऊपर। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, स्पीड की। परफॉर्मेंस नहीं यार, ये तो स्लो है, ये स्लो देन स्ट्रिंग बफर। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रिंग बफर क्या है, फास्टर देन स्ट्रिंग बट स्लोअर देन स्ट्रिंग बिल्डर। अब स्ट्रिंग बिल्डर क्या हो गया, दिस इज द फास्टेस्ट, सबसे फास्टेस्ट परफॉर्मेंस इसका है स्ट्रिंग बिल्डर का। अच्छा, अब इसका यूजेज, इफ डेटा इज फ्रीक्वेंटली चेंजिंग and you have challenges in execution speed, then strings should not be the first priority। ये सच है। तो आप, अगर आपका ऐसा एक प्रोजेक्ट है जिसमें ये कंस्ट्रेंट है तो आप इस पे मूव कर सकते हैं, दिस इज रिकमेंडेड। ठीक है, बाकी आप इस पे भी रेकमेंड मैं कर सकता हूँ, डिपेंड करता है आपको, अगर मल्टीपल थ्रेड्स वगैरह यूज करना है तो स्ट्रिंग बिल्डर यूज कर, इट इज ऑल्सो रिकमेंडेड। आपके ऊपर है, आप डिसाइड कर लो कि कौन सा यूज करना है कौन सा नहीं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, ये है एक्चुअल डिफरेंस। आपको इसको मैं और थोड़ा बढ़ा के नहीं, बट उम्मीद करता हूँ कि इतना आपने ये स्क्रीनशॉट ले लो। ये तीनों, ये जो तीन चीज़ों का डिफरेंस है मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे थियोरिटिकली प्रैक्टिकली भी बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, और अगर आप इंटरव्यूअर को ये वाला आंसर दे दो तो कोई चांस ही नहीं वो आपको रिजेक्ट करे। तो बस इस वीडियो में इतना ही।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। सार्थक है साइनिंग ऑफ।